नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे और इस कड़ाके की सर्दी में अपने आप को बचाते हुए, अपने घर वालों को बचाते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, सारी कहानियां हम धीरे धीरे पढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक हम कुछ कहानियों का वाचन कर चुके हैं, एक एक लाइन की व्याख्या करते हुए उस कहानी को हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग कहानी को एक नया मोड़ देंगे, कहानी का सारांश पढ़ेंगे, मात्र उसका सारांश का मतलब बच्चों समझ रहे हैं? सारांश आपको दिखाता हूं। सारांश अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, सारांश को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? सार धन अंश, मतलब सार्थक अंश, मतलब एक सार, किसी कहानी का मात्र पूरा निचोड़। हम आज किसी एक कहानी का निचोड़ देखेंगे। किसी एक कहानी का क्या बच्चों? इसके पहले हम लोग पंचलाइट का निचोड़ देख चुके हैं, पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण कहानी। आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट कहानी होने जा रही है ये वाली। वो कहानी कौन सी है बच्चों? बहादुर कहानी। बहादुर कहानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप उठाकर देख लीजिएगा। हर बार, अधिकतम बार पूछी जाने वाली कहानी बहादुर है। बहादुर बच्चों यहां पे लिखते हैं हम लोग बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी का सारांश, इसमें बहादुर कहानी का सारांश बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। बहादुर कहानी का सारांश पढ़ने से पूर्व हम लोग ये जान लेते हैं कि बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है। कौन है रचनाकार बच्चों? आप लोग कमेंट की बरसात कर दीजिए। आपको ये रटा होना चाहिए कि बहादुर कहानी, आपके सिलेबस में जितनी भी कहानियां लगी हैं सबके राइटर आपको जुबान टिप्स पे रटी होनी चाहिए। बच्चों बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है? आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे। फिर भी आइए देख लेते हैं। बहादुर कहानी के रचनाकार बच्चों अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी हैं। बहादुर कहानी के रचनाकार अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी ने इस कहानी को मय शैली में लिखा है। मय शैली आप लोग समझ रहे हैं, आत्मपरक शैली में। तो इसको आप लोग जब भी सारांश अगर पूछ लेना एग्जाम में कि बहादुर कहानी का सारांश बताएं, तो बहादुर कहानी का सारांश लिखने से पूर्व आप पहले लिखेंगे बहादुर कहानी को महत्वपूर्ण कहानीकार, कथाकार अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी अमरकांत जी आत्मपरक शैली अर्थात मय शैली में लिखे हैं। तो इसको मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग सारे टीचर इसको नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको मय शैली अगर लिख देंगे आप लोग, एग्जामिनर खुश होके आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देने के लिए आतुर होगा। वो प्रतिबद्ध होगा कि हमको इस बच्चे को इतनी छोटी छोटी नॉलेज है, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा नंबर देने का प्रयत्न करेगा। बच्चों इसको आप जरूर लिख लीजिए। मय शैली अर्थात आत्मपरक शैली। आत्मपरक शैली, आत्मपरक शैली में लिखी गई कहानी है ये। में लिखी गई कहानी आत्ममय शैली या आत्मपरक शैली में लिखी गई कहानी है बहादुर कहानी। ऐसे लिख दीजिएगा आप। बहादुर कहानी के रचनाकार श्री अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी ने इस कहानी को आत्मपरक शैली अथवा मय शैली में लिखा है। बच्चों आइए कुछ इसके पात्रों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसके पात्र कौन कौन, मेन मुख्य कौन कौन से पात्र थे। मुख्य पात्रों में तो ये तो आत्मपरक शैली में, मय शैली में लिखी गई कहानी है। तो एक तो अमरकांत जी खुद ही इस कहानी के माध्यम से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इस कहानी में वो खुद ही हैं। मय परक शैली, आत्मपरक शैली का अर्थ ही यही होता है कि लेखक खुद को टारगेट करके लिख रहा है, लेखक खुद को उसमें दिखाना चाहता है।
तो बच्चों सबसे पहले तो मैं ही है इसमें पात्र, इनके पात्रों में बच्चों सबसे पहले मैं है। कौन है? मैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं है। और दूसरा है बच्चों निर्मला। निर्मला बच्चों जो कि इनकी बीवी है, और मैं, निर्मला, तीसरा इनका बच्चा किशोर है, इनका बेटा, बड़ा बेटा किशोर है, इनका बड़ा बेटा किशोर है। और अब आता है सबसे कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पात्र, जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। तो इस कहानी में उस पात्र का नाम है बहादुर। बहादुर का नाम बच्चों आप लोग एग्जाम में लिखते समय ये बात ध्यान रखिएगा, बहादुर का, छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे काम कर लेते हैं तो आप सबसे ज्यादा नंबर, आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा अंक अर्जित कर पाएंगे। तो बच्चों लोग बताते हैं बहादुर का नाम बहादुर था, बहादुर नहीं था, दिल बहादुर नाम था उसका। क्या था बच्चों? दिल बहादुर नाम था, दिल बहादुर। दिल बहादुर की कहानी है ये। तो बच्चों वहां पे क्या कहते हैं, ये उत्तराखंड के काठ गोदाम की कहानी है। उत्तराखंड के काठ गोदाम का बार बार वो क्या कहते हैं, बार बार संबंध जताया गया है। तो बच्चों अब इस कहानी का हम लोग सार देखेंगे, सारांश देखेंगे। बच्चों मैं अर्थात अमरकांत जी तथा उनकी बीवी निर्मला जी किसी दोस्त की शादी में जाते हैं, सॉरी किसी परिजन की यहाँ शादी में उनके घर पे गए हुए हैं। वहां पे उन्होंने देखा कि उनके घर पे नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो उनकी बीवियों को, उनके रिश्तेदारों के, उनके परिजनों के घर पे नौकर लगने के कारण उनके घर वालों को 1% की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो लोग खा रहे हैं, आराम से खटिया तोड़ रहे हैं, आराम से पड़े हैं, आराम कर रहे हैं। और इनको लग रहा है अमरकांत जी को कि मेरी बीवी निर्मला दिन भर खटती रहती है, उसको बेचारी को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो और निर्मला जो है हमेशा ताने भी देती रहती है इनको, अपने पति को, कि ये कभी भी एक नौकर नहीं ला सकते। तो वहां पे निर्मला के भाई ने एक नौकर का इंतजाम किया। नौकर था बहादुर। बहादुर अपने घर पे इसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये बेचारा कभी कभार अपने भैंसों को, अपने जानवरों को लेके जाता था चराने। वहां चराते चराते एक दिन अपने भैंसों को ये पीटता है, बहुत ज्यादा पीट देता है। और उससे नाराज होकर इसकी माँ ने इसको इतना पीटा कि ये सुबह होते ही अपने घर से अपनी मम्मी के कुछ पैसे चुरा के आया, काठ गोदाम से भाग गया, वहां से बस पकड़ के निकल गया। उसके तत्पश्चात बच्चों ये निर्मला के यहाँ पहुंचता है। निर्मला इसको नौकर के रूप में ग्रहण करती है। निर्मला इसको नौकर के रूप में ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे इसको काम पूरा समझाती है। ये इसके दिल बहादुर अर्थात बहादुर के जाने के बाद निर्मला के घर में मानो खुशियों का बौछार हो गया है। निर्मला बोलती है, अपने मोहल्ले में जाके बोलती है कि मेरा नौकर ऐसा है, मेरा नौकर वैसा है, नौकर ये बहादुर तो मेरे घर वालों जैसा है। ये तो बोलते हैं कि 100-150 रुपए खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन नौकर बहादुर को अपने घर में एक बच्चे की भांति रखा जाए। तो बच्चों ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद ये निर्मला के घर के सारे लोग नौकर के ऊपर इतने ज्यादा आश्रित हो गए कि अपना एक काम खुद से नहीं कर पा रहे थे। अपना एक, अगर पेंसिल गिर गई बच्चों की तो भी बहादुर को बुलाया जाता था कि बहादुर आके पेंसिल उठा दो, बहादुर एक गिलास पानी दे दो। तो सारी चीजें बहादुर के द्वारा ही होने लगी। उसके बाद इनका बड़ा बेटा निर्मला का, ये जो निर्मला मैं पात्र बताया हूं, निर्मला के बड़े बेटे का नाम किशोर था। किशोर जो है एकदम से मतलब आश्रित हो गया बहादुर के ऊपर। उसकी साइकिल साफ करना, 2 टाइम उसकी साइकिल साफ करनी रहती थी, सारी चीजें मतलब सब कुछ, उसका कपड़ा इस्त्री रहना, उसके बैग कहाँ है, सारी चीज बहादुर के ऊपर था। तो बहादुर एक दिन भूलवश, किसी भूल के कारण बेचारा
शाम के समय में किशोर की साइकिल को साफ नहीं कर पाया, तो किशोर पहुंचा, इसको थप्पड़ दे देता है, मार देता है। उसके बाद ये बेचारा रुआंसा हो जाता है। रुआंसा होने के बाद क्या कहते हैं, रुआंसा होने के बाद वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद सुबह उठते ही हंसते खेलते सारा काम फिर से करता है, सारी चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो जाती हैं। उसके बाद बच्चों ये सब चल रहा था। उसके बाद बच्चों हुआ क्या कि एक दिन किसी पड़ोस वाली ने निर्मला जी को ये सलाह दिया कि तुम अपने बच्चों का खाना बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद बहादुर की रोटी मत पकाया करो, क्योंकि बहादुर एक नौकर है, बहादुर को अपनी रोटी खुद से अपने हाथों से बनानी चाहिए। निर्मला को भी ये बात अच्छी लगी। निर्मला की जो पड़ोसन थी उसका कहना था कि ये लोग रोटी पतली पतली पाने के बाद ये लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। तो निर्मला को ये बात जच गई। निर्मला एक दिन खाना बनाती है, सारा खाना बन जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए रोटी बना के उसके बाद उठ जाती है, आटा छोड़कर उससे कहती है, क्या कहते हैं, बहादुर से कहती है कि बहादुर तुम अपना खाना खुद, अपनी रोटी खुद से सेंक लो। तो बहादुर थोड़ा सा नाराज होता है और रोटी नहीं बनाने को बोलता है। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, बहादुर, निर्मला जो है इसके ऊपर नाराज होती है, एक थप्पड़ भी लगा देती है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, सुबह होती है, सुबह फिर से वही दिनचर्या उसकी हो जाती है। बहादुर की नाराज था, फिर भी उठते ही सारा काम, निर्मला को दवाई देना, सब कुछ करने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर से। उसके बाद क्या हुई बच्चों, उसके बाद एक दिन इनके घर पर रिश्तेदार आता है, कोई इनके बीवी की तरफ का कोई रिश्तेदार आता है। वो रिश्तेदार जो है आता है, बिस्तर पे बैठते हैं दोनों मियाँ बीवी, बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद इनके रिश्तेदार की जो बीवी थी वो कहने लगी कि मैंने कुछ पैसे लेकर आया था जो कि इसी बिस्तर पर मैं रखी थी, अभी मैं देख रही हूँ पता नहीं कहाँ ये पैसे गायब हो गए। तो उसके बाद लेखक जो है वो भी परेशान होने लगे कि पैसा कहाँ गया, वो ढूंढ रहे हैं लोग। ढूंढते ढूंढते इनके रिश्तेदार की बीवी कहती है कि अभी आपका नौकर आया हुआ था, मुझे लगता है कि उसी ने लिया, उसी ने पैसे चोरी किया। तो ये क्या कहते हैं, लेखक साहब उसको, बहादुर को बुलाकर पूछते हैं कि बहादुर तुम पैसे यहाँ से उठाए हो? तो वो मना किया कि साहब मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। तो उसके बाद ये लोग फिर भी जोर दे के उससे पूछते हैं कि तुम पैसे चुराए हो, पैसे चुराए हो? वो बोलता है साहब मैंने पैसे नहीं चुराया। तो यहाँ पे जो लेखक है वो खुद ही उसको एक थप्पड़ जमा देते हैं। उसके बाद इनके जो रिश्तेदार थे वो भी 2-3 बार इसको घसीटते हुए गेट तक ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच सच बता दो कि पैसे कहाँ गए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं पुलिस में ले जाके तुमको दे दूंगा। बहादुर ने चोरी नहीं की थी, तो इसलिए वो बोलता है कि साहब मैंने चोरी नहीं की। बार बार वो कहता है कि मैं चोरी नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया। उसके बाद भी उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, सारी चीजें होती है। फिर बच्चों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती है, सुबह होती है, वो बहादुर बच्चा थोड़ा सा मायूस रहने लगा धीरे धीरे। अभी तक तो किशोर ने मारा था उसको, निर्मला ने मारा था, आज साहब जी भी उसके ऊपर हाथ छोड़ दिए। तब से वो बेचारा थोड़ा सा असहज महसूस करने लगा इन लोगों के बीच में। जो बच्चा जिसके आने के कारण इनके घर में खुशियां चहल पहल हो गई थी, वो बच्चा आज खुद ही सुस्त पड़ गया, खुद ही शांत होकर बैठा है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सारी चीजें नॉर्मल चलने लगी और धीरे धीरे बहादुर का मन जो है काम में ना लगा। धीरे धीरे वो भी किसी और सोच में रहे, डरता रहे, डर डर के काम करे कि मुझसे थोड़ी सी भी गलती होगी ये लोग पीटेंगे मुझे। तो पीटने के डर के मारे बेचारा वह बहुत ही असमंजस में पड़ के, बहुत ही असावधानी पूर्वक उससे काम होने लगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोई भी हो जब वो दबाव में कार्य करेगा तो उससे वो कार्य अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो ये सब हो रहा था बच्चों। एक दिन क्या हुआ, बहादुर ने एक सिल को उठा के बाहर ले जा रहा था, वो सिल उसके हाथ से छूट कर गिर के टूट गई।
टूटने के तत्पश्चात बच्चों उसको इतना डर हुआ कि वो बेचारा फटाफट अपने कपड़े जो भी उसके हाथ लगे वो लेके वो बेचारा भाग गया। अब कहाँ गया इन लोगों को कुछ पता नहीं है। जब लेखक घर पर आते हैं तो इनकी बीवी को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था, और किशोर जो इसको बहादुर बेचारे को इतना पीटता था वो आज अपनी माँ और बाप से कह रहा है कि हे माता, अगर मैं शायद उसको ना मारता तो वो शायद नहीं जाता, शायद इसके अलावा हम लोगों को ऐसा नौकर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी इनकी जो पश्चाताप का कारण था कि वो 1 रुपए भी आज तक नहीं लिया था, मात्र इनके घर पे खाना खाता था और बोलता था कि पैसे रखे रहो, मैं जब घर जाऊंगा तब लेके जाऊंगा। इस बेचारे को इतना डर लगा कि सिल टूटने के कारण कि वो घर छोड़ के भाग गया, बिना पैसे लिए, बिना अपना जूता उठाए, कुछ भी नहीं लिया बेचारा। इसलिए इन लोगों को पश्चाताप हो रहा है। और साहब के भी मन में एक ख्याल आया कि शायद जब तक ये लोग हाथ छोड़ते थे तब तक ठीक था, परंतु मुझे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे मारना नहीं चाहिए था। मेरे मार के डर के मारे वो बहादुर बेचारा भाग गया। सब अपनी अपनी गलतियों को मानते हैं, माँ भी, बाप भी, किशोर भी, ये तीनों अपनी अपनी गलतियां, परिवार के सारे सदस्य अपनी अपनी गलतियां मानते हैं कि शायद हम लोग ऐसे ना किए होते तो बहादुर ना जाता। तो बहादुर जैसा नौकर इनको मिल ही नहीं सकता, इसलिए ये सब सोच में पड़े हैं, इसलिए सब पश्चाताप कर रहे हैं। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि पश्चाताप बहुत बुरी स्थिति होती है, तो इसलिए ऐसा काम ही ना करें कि हमको पश्चाताप करना पड़े। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, परंतु आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा कि कभी बाद में पश्चाताप हो। बहादुर बेचारा असहाय था तो वो छोड़ के घर चला गया, ये लोग पश्चाताप कर ही रहे थे। तो बच्चों, आज का सारांश जो है मुझे लगता है कि बहुत ही सरल शब्दों में हुआ है। आप सब आराम से इसको कर सकते हैं अपने पेपर में, एग्जाम में बिल्कुल आसानी से इस सवाल को टैकल कर लेंगे। अब मैं कहता हूं कि आपको आराम से सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। गुड नाइट बच्चों, जय श्री राम, बाय बाय, नमस्कार।